Hello students, today I'm going to start this class. There are key laws which defines the behavior of gases. Number first is Boyle's law. This law was given by Robert A. Boyle in 1661. According to this law, eight constant temperature, eight constant temperature at constant temperature, volume of given mass of gas, volume of given mass of gas is inversely proportional to is inversely proportional to is inversely proportional to pressure. At constant temperature, volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure. जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के साथ। ये बताया था रॉबर्ट बॉयल ने। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यू कैन लाइक द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अगर आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखें तो इसका आएगा लाइक कर्व, ग्राफ बनेगा इसका लाइक जैसे। अगर आप इसका ग्राफ लें, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक्स में इनका जो ग्राफ होता है ऐसे भी होता है कि प्रेशर और 1/वॉल्यूम ग्राफ, तो आप उसको यूं भी लिख सकते हैं कि प्रेशर और 1/v ग्राफ जो है इसका लाइक स्ट्रेट लाइन आता है। तो उसको आप लाइक ऐसे स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो ये आपका है बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इधर जो गैस लॉज हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो आइडियल गैसेस की बात है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस होती क्या हैं। तो आइडियल गैसेस बेटा वो होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस। देयर इज नो इंटरेक्शन between particles of the gas। अब जिस भी गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे इट इज रियल, इट इज एन आइडियल गैस। तो रियल गैस में तो ये होते नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो आइडियली हम आइडियल गैसेस के बारे में हम ये पॉसिबल लेते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। और उसके बाद जो रियल सॉरी जो आइडियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस टुक प्लेस एट लो टेम्परेचर। उनके लिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं लो टेम्परेचर, उनके लिए जो टेम्परेचर लेते हैं वो लो टेम्परेचर लेते हैं। और
फॉर आइडियल गैसेस ये भी है, फॉर आइडियल गैसेस जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस पार्टिकल्स की वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उनकी वो बराबर होती है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे पार्टिकल लेवल पे हम एनर्जी लेते हैं किसी भी पार्टिकल की, वो अगर उसमें चेंज आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। और ऊपर वाली पॉइंट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये जो चीजें हैं हम आइडियल बेसिस के लिए लेते हैं। तो इनमें भी जो बात हो रही है वो आइडियल बेसिस की हो रही है। ये भी जो पास्टुलेट्स हैं वो आइडियल बेसिस के हवाले से हैं कि at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको आपका प्रेशर जो है वो कम होगा, बट अगर उधर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे तो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो ये चीजें होती है बॉयल्स लॉ में। तो ये था बेटा बॉयल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ के बाद जो है चार्ल्स लॉ आया। चार्ल्स जो था उसने 1780 या कहाँ पे 1783 भी डेट आती होती है, उसने एक रियलाइज किया, नोट किया कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर चार्ल्स ने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो उसने स्टेटमेंट भी यही बनाई अपनी लाइफ में। उसने स्टेटमेंट भी यही बनाई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओके सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ given mass of gas is directly proportional to temperature. At constant pressure, volume of given mass of gas is directly proportional to temperature. तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी ये ठीक है,
At constant pressure, volume of given mass of gas is directly proportional to temperature. मतलब volume is directly proportional to temperature at constant जबकि वॉइस का नहीं क्या कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखिए बिल्कुल ही अपोजिट बात होगी इसने कहा था कि वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज द वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीजेस बट यू हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट और हियर क्या था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था प्रेशर डिक्रीज हो रहा था हियर क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अब यू हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट तो देखिए और उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी है मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो आपका ग्राफ सिंपली क्या आएगा ये वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वॉल्यूम प्रेशर अगर कांस्टेंट ही रहेगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा और चूंकि प्रेशर तो है ही कांस्टेंट तो ये था अबाउट चार्ल्स लॉ उसके बाद आया वो था एवोगाड्रोस लॉ अगर हम इन दोनों की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो सिर्फ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के हिसाब से ही आती रहती है जैसे आप अगर इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन को बनाएं कि आपने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को क्या करना है खत्म करना है तो क्या करेंगे कांस्टेंट तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या टेम्परेचर सो इधर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसके लिए तो v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट तो फॉर द गिवन गैस हम इसका फॉर्मूला ये बनाएंगे v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन दैट इज फॉर तो वाइल्स लॉ के हिसाब से भी आप यही चीजें बना सकते हैं वाइल्स लॉ के हिसाब से भी यही चीजें बना सकते हैं तो इधर आपका ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर तो ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये फार्मूला बनेगा pv इज इक्वल टू ये कांस्टेंट तो आप ये लिख सकते हैं p1 v1 इज इक्वल टू p2 ये लिख सकते हैं तो ये थे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अगर हम तीसरे की बात करें कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटम जैसे एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई उसके बाद तीसरा एक फिजिक्स था केमिस्ट था जो साइंटिस्ट था उसने एक लॉ दिया था जिसको हम एवोगाड्रोस लॉ भी बोलते हैं उसको डिफाइन करते हैं और जो तीसरा है उसके बाद है एवोगाड्रोस एवोगाड्रोस लॉ it is based on two quantities should be kept constant एवोगाड्रो ने ये कहा कि अगर आपको अब आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखें ये दोनों क्वांटिटीज क्या रखें कीप कांस्टेंट देन जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि इस इक्वेशन की बनाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
number of moles, 8 constant temperature and pressure. आप इसकी सैंपल को ये लिख सकते हैं कांस्टेंट, नहीं कोई भी n, तो ये अगर मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड होगा तो v अपॉन n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद इसने ये कहा एवोगैड्रो ने, इन्होंने एक सैंपल यूज की Na, जिसका मतलब था एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसने ये कहा था कि 6.02 into 10 power 23 molecules or particles in 1 mole। उसने ये कहा था Na, एवोगैड्रोस नंबर था, उन्होंने ये कहा कि एक मोल में 1 मोल कंटेन करता है कितने मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, इसने कहा 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो है एक मोल कंटेन करता है। तो इधर लिखेंगे 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। ये है एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, Na जो हम लिखते हैं। तो ये तीनों अगर लॉज हम कंबाइन करें, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद हमारी बनती है जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन कब बनेगी, हम जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करेंगे। अब बनाएंगे हम जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि तीन लॉज, पहले जो था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इधर कौन सी चीज कांस्टेंट थी, कांस्टेंट था टेम्परेचर, ये लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट कौन सी चीज थी, कांस्टेंट थी प्रेशर, लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये चीजें कांस्टेंट रखेंगी। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हम जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो ये बना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिखेंगे n T अपॉन ये प्रेशर डिवाइड में रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऐड करेंगे कांस्टेंट। तो इधर जो कांस्टेंट है वो है V इज इक्वल टू n, और इधर R जो है हम कांस्टेंट को भी इस्तेमाल करते हैं, और ये P का डिवाइड में इधर करेंगे मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू NR P, दैट इज द जनरल गैस इक्वेशन। हम इसको बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। और जो इधर R हम यूज कर रहे हैं ये है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। और इसका जो है कांस्टेंट वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट है जनरल गैस कांस्टेंट का। तो ये था अबाउट जनरल गैस लॉस, और कैसे हमने जनरल गैस लॉ लगा के जनरल गैस इक्वेशन बनाई PV इज इक्वल टू NRT। और इस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे आगे चलते इंशाल्लाह। और इसके बाद इस पे आप बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, दरअसल वो इन ही चीजों में कोई इंक्रीमेंट है
जो तकरीबन 19th सेंचुरी जो है वो दी गई थी, जिसमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन था मैक्सवेल का, और उसके बाद जो है मैक्स प्लांक का कंट्रीब्यूशन था। और उस थ्योरी के अंदर भी डिफरेंट पार्टिकुलेट हैं, वो भी आइडियल बेसिस पर ही जो है उनका बिहेवियर ही बता रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है प्रेशर की जो इक्वेशन बन रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तक